30 अक्टूबर साल 1961 की सुबह एक सोवियत यूनियन बॉम्बर एयरक्राफ्ट Tu-95 टेक ऑफ करता है रसिया के ओलेनिया एयरफील्ड से। यह प्लेन अपने साथ कैरी कर रहा है अब तक का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन, जिसे सोवियत यूनियन रसिया के रिमोट आर्कटिक रीजन में टेस्ट करने वाली थी, जिसके परिणाम काफी घातक होंगे। क्योंकि ये वेपन जरूरत से ज्यादा ही डेंजरस और हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर वेपन से लगभग 3300 गुना ज्यादा पावरफुल था, जिसे सोवियत साइंटिस्ट्स ने अपनी पावर दुनिया को दिखाने के लिए बनाया था। ये न्यूक्लियर वेपन मुंबई जैसी मेगा सिटी को एक ही झटके में तबाह कर सकता था। लेकिन अगर ये वेपन इतना पावरफुल था तो इसे कभी जंग में यूज क्यों नहीं किया जा सका? ये कहानी है अब तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन सार बॉम्बा की। साल 1953 कोल्ड वॉर का समय था। वर्ल्ड की सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थी। इस समय सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव थे और यूएसए के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर। दोनों ही साइड्स अपनी मिलिट्री पावर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इस समय न्यूक्लियर वेपन्स का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्स की इस रेस में यूएसए अपने एनिमी यूएसएसआर से जीतता हुआ नजर आ रहा था। साल 1945 में यूएसए ने अपने पहले न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग और हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हमले करके दुनिया को यह साबित कर दिया था कि उससे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। यूएसए के एनिमी यूएसएसआर के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, क्योंकि यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव भी किसी भी मामले में यूएसए से पीछे रहना नहीं चाहते थे। इस कारण दोनों ही साइड से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ शुरू हुई। एक दूसरे से शक्तिशाली दिखने की इस रेस में कोल्ड वॉर को लेकर तनाव और डर बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने मिलकर 16 मई 1960 को पेरिस में मिलकर एक समिट आयोजित करने का फैसला किया। इस समिट में वॉर जैसी सिचुएशन से बचने के लिए आर्म्स कंट्रोल और न्यूक्लियर टेस्ट्स पर बैन लगाने जैसे कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कस की जानी थी। लेकिन इस समिट के आयोजन से पहले ही बात और ज़्यादा गड़बड़ा गई, जब सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस फोर्सेस ने इस समिट के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले रसिया में यूएसए के U-2 प्लेन को शॉट डाउन कर दिया। ये यूएसए का एक स्पाई प्लेन था जिसने पाकिस्तान के पेशावर से उड़ान भरी थी। इसका मकसद यूएसएसआर में घुसकर जासूसी करना था, लेकिन यूएसए ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि U-2 प्लेन एक वेदर रिसर्च एयरक्राफ्ट था जिसे नासा द्वारा उड़ाया गया था। लेकिन यूएसएसआर के पास उसे झूठा साबित करने के लिए सबूत मौजूद थे, क्योंकि इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट फ्रांसिस गैरी पॉवर्स जिंदा पकड़ा गया था, जिसने बाद में यह बात एडमिट करी कि वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के लिए काम करता है। इसके बाद सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने पेरिस समिट के दौरान अमेरिका के इस झूठ को एक्सपोज करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर से माफी मांगने की मांग की। लेकिन आइजनहावर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ गई और इस समिट को बीच में ही पोस्टपोन कर दिया गया। इस घटना ने कोल्ड वॉर की टेंशन्स को खत्म करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। दोनों ही साइड्स के बीच बढ़े इस अविश्वास के कारण एक दूसरे से पावरफुल बनने की होड़ फिर से गति पकड़ने लगी। यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग्स चल रही थी, क्योंकि यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाकर अपनी पावर शो करना चाहता था। इसके लिए निकिता क्रुश्चेव एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जो आज तक बनाए गए न्यूक्लियर वेपन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। निकिता क्रुश्चेव सोवियत न्यूक्लियर फिजिस्ट्स को बुलाते हैं और उनके सामने अपनी डिमांड रखते हैं। ये काम एक सोवियत न्यूक्लियर फिजिस्ट एंड्रेई सखारोव को सौंपा जाता है, लेकिन एंड्रेई सखारोव इस वेपन को लेकर काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव उनसे 100 मेगाटन का न्यूक्लियर वेपन चाहते थे, जिसके परिणाम काफ़ी घातक हो सकते थे, क्योंकि हिरोशिमा पर गिराया गया न्यूक्लियर वेपन केवल 15 मेगाटन्स का ही था और सार बॉम्बा इससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। एंड्रेई सखारोव को इस बात का डर था कि विस्फोट के बाद ये न्यूक्लियर हजारों किलोमीटर दूर तक के रीजन को तबाह कर देगा और इससे निकलने वाला रेडिएशन आगे आने वाली जनरेशन तक को अफेक्ट करेगा। यहाँ तक कि इस वेपन को गिराने वाला एयरक्राफ्ट खुद ही इसके विस्फोट से नहीं बच पाएगा। इन सब खतरों के चलते सार बॉम्बा को 100 मेगाटन से घटाकर 50 मेगाटन्स का ही बनाया जाना था, लेकिन अभी भी ये कम नहीं था।
तकरीबन 15 वीक्स की मेहनत के बाद 24 अक्टूबर साल 1961 को tsar बोम्बा पूरी तरह बनकर तैयार होता है और अब बारी थी इस विनाशकारी वेपन की टेस्टिंग की। 30 अक्टूबर साल 1961 tsar बोम्बा को रशियन आर्कटिक ओशन के नोवाया ज़ेमेल्या पर गिराया जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल थे। यह धमाका इतना तेज था कि इससे लगभग 34 मील दूर स्थित एक बस्ती में लकड़ी के मकान नष्ट हो गए और धमाके से 100 मील दूर स्थित बिल्डिंग्स डैमेज हो गई। इस धमाके से निकलने वाली फ्लैश सूरज से भी तेज थी। यूएसएसआर के इस टेस्ट के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएसएसआर के इस पागलपन भरे कदम को देखकर उसे क्रिटिसाइज किया और इस वेपन को वर्ल्ड के लिए काफ़ी डेंजरस बताया। लेकिन ये वेपन एनवायरनमेंट के लिए जितना डेंजरस था उतना ही डिफ़िकल्ट टू यूज़, क्योंकि tsar बोम्बा काफ़ी लार्ज था और उसे डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल था। इसके अलावा इसके इम्प्रैक्टिकल साइज और वेट के कारण इसे कैरी करने के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाइड बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ती थी और ये वेपन आम न्यूक्लियर्स की तुलना में गिराने में भी काफ़ी भारी था। ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल और हाई ब्लास्ट रेडियस जैसे कई कारणों ने इस वेपन को मिलिट्री यूज़ के लिए इनएफिशिएंट बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी नई डॉक्यूमेंट्री में।